हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। गेट सब्सक्रिप्शन लेकर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस का मतलब कि आपको प्लस पर क्लासेस मिलेंगी। बहुत ही अच्छी क्लासेस होंगी। वो कैसी क्लासेस होंगी? बहुत स्ट्रक्चर्ड रहेंगी। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि वो आपकी तैयारी के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार उसको डिजाइन किया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा आसान तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, किस स्तर पे चल रही है, क्या कमियां हैं, क्या मजबूत करना चाहिए, सारी चीजें यहाँ से आपको पता चलेंगी। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, मतलब ये कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर बहुत सारे एजुकेटर्स को पढ़ पाइएगा, उनके वीडियोज देख पाइएगा, उनके लाइव सेशंस में जा पाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी इस माध्यम से। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिलता है। आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके और अपने संबंधित कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं ज्ञान तिवारी। 15 वर्षों से आप लोगों के बीच काम कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें आप हमें सिखाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। एमए एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ये हमारा अकेडमिक्स है। आप हमें ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, या हमें अनअकैडमी के प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के पास 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स हैं। प्रिपेयर विद 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स। आप इनके साथ अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन अंजाम दे सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन 100 टॉप एजुकेटर्स में से कुछ एजुकेटर्स की सूची आपके समक्ष है। आप इनको देख सकते हैं, इनके एक्सपर्टाइजेशन को बेनिफिट कर सकते हैं। कैसे? सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। एक सब्सक्रिप्शन लेने से 15,500 से अधिक कोर्सेज आपको मिलेंगे। 15,500 से अधिक कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, जो कि आपके सभी पेपर्स को इंक्लूड करते हैं, सभी पेपर्स को कवर करते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल, सारी चीजें चल रही हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर इन सारे कोर्सेज को अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन अगर आप लें तो क्या करें। तो आपके पास दो विकल्प हैं, आप प्लस में जा सकते हैं या आइकॉनिक में जा सकते हैं। निश्चित तौर पर आइकॉनिक में कुछ चीजें ज्यादा बेटर हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लस। जैसे आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस का क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपको स्टडी प्लानर मिलेगा और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा, ताकि आप अपनी स्थिति को एक्चुअल में कहाँ है उसको आकलन कर सकें। अगर आप प्लस में एडमिशन लेते हैं तो 9,000 से लेकर 90,000 तक का फी बताया गया है, और ये फी जो है 1 महीने से लेकर 36 महीने तक की है। इसमें से कम 12 से 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, टाइम लगता है आपको समझने में, टीचर को समझाने में। ये इस कोर्स इसमें से कोई भी कोर्स लेंगे उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस 10% के डिस्काउंट को पाने के लिए यू हैव टू यूज अ रेफरल कोड। आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे, जो कि ज्ञान है, GYAN, ज्ञान। ये यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ज्ञान भी मिलेगा। इसके अलावा आप जो है आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक में 1 साल से लेकर 3 साल तक की फी यहाँ पर बताई गई है। आइकॉनिक प्लान में भी 10% फीस आपको डिस्काउंट मिलेगी, और इस 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा, जिससे आपको फीस में फायदा मिल जाएगा। हो सकता है कि आप केवल ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। 1 महीने के ट्रायल पैकेज से लेकर और 36 महीने तक के पैकेज इसमें उपलब्ध हैं। आप जो है
कम से कम 12 महीने का आपको अवश्य लेना चाहिए, ताकि आप पूरे सिलेबस को एक बार, इंटायर सिलेबस को एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकें। इसमें से भी किसी भी में एडमिशन लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस 10% के डिस्काउंट को पाने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। इससे आपको 10% का लाभ और ज्ञान दोनों मिलेगा। द मोस्ट कम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हेयर। आपको यहाँ इनरोल करना चाहिए। आप इनरोल करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपनी तैयारी को असेस करने का मौका मिलेगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप इसके बहाने बहुत सारी पढ़ाई कर पाइएगा और आपको पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलेगा। जो बच्चे यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो केवल 6 महीने बचे हैं और ये बहुत ही टाइम उनके पास कम बचा है ना। आप यूं कह लें कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। तो इस क्रिटिकल अमाउंट ऑफ टाइम में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएंगे। आपके पास टाइम अमाउंट बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंटेंसिटी के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, और वो इंटेंसिटी लाने के लिए यहाँ पर अनअकैडमी कुछ कोर्सेज चला रहा है। और ये कोर्सेज आप देख सकते हैं कि 6 मंथ के हैं। यूपीएससी सीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए हैं। 21 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट हुआ, दूसरा इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 ऑफ दिसंबर। आप एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने से आपको यूपीएससी 2021 में बहुत आसानी हो जाएगी। पूरा सिलेबस कवरेज होगा, टॉप एजुकेटर्स हैं, प्रीलिम्स सीरीज एनालिसिस है, पीडीएफ में स्टडी मटेरियल है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, एंड डिफरेंट थिंग्स आपको और भी मिल जाएंगी। तो 6 मंथ में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आप ये बैच ज्वाइन करें। इसके अलावा आप देख रहे हैं 2021, 2022, 2023 के बहुत सारे बैचेस अनाउंस किए गए हैं। इनको भी आप ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करें। आइकॉनिक प्राइस हाइक इज कमिंग सून। बहुत जल्दी ही आइकॉनिक का प्राइस हाइक होने जा रहा है, इसलिए आप लोग एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आप आइकॉनिक की ओर देख रहे हैं तो आप जरूर से जरूर उसको सब्सक्रिप्शन ले लें उसका। और अगर आप प्लस के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आइकॉनिक में हम अपने आप को अपग्रेड कर लें, तो आप उसको जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर लें, ताकि आपको कम फीस में आपका काम हो जाए। अब हम लोग आते हैं दूसरे इश्यू पर, जो कि हम पीछे के क्लासेस से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम लोग इकोनॉमी की क्लास में एक टॉपिक हमारा है मनी एंड बैंकिंग। तो ये बेसिकली दो टॉपिक है। चाहे तो हम इसको अलग अलग करके देखते, मनी को अलग कवर करते और बैंकिंग को अलग करते, लेकिन हम लोगों ने क्या टॉपिक लिया है, दरअसल हम लोगों ने क्या लिया है कि इसी को टॉपिक बना दिया है किताब लिखने वालों ने, और हमसे पहले जो हमारे पूर्वज पढ़ाने वाले रहे होंगे उन दोनों ने। और दोनों के नेचर में, दोनों की कार्यप्रणाली में बहुत गहरी समानता पाई जाती है, इसीलिए एक टॉपिक रख दिया गया जिसका नाम रखा गया मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। तो बच्चों, मनी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। मनी कैसे आई, मनी वाला इकोनॉमी कैसे आया, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, मुद्रा तरलता क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति मुद्रा तरलता में संबंध क्या होता है, बहुत मुद्रा तरलता का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन सी मनी है। बहुत सारी चीजें पढ़ी मनी के बारे में। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कृपया वो इससे पहले के वीडियोज को देखें, ताकि उनको मुद्रा के संदर्भ में बहुत सारी अवधारणात्मक स्पष्टता हो और बहुत अच्छे से आप समझ सकें कि मनी क्या है और कैसे वो हमारे इकोनॉमी का एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट बन गया है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत आवश्यक अंग बन गया है, बहुत आवश्यक भाग बन गया है। तो वो जानने के लिए आपको इससे पहले के वीडियोज देखने पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बैंकिंग स्टार्ट करी थी। तो बैंकिंग में हमने थोड़ी बहुत चीजें आरबीआई के बारे में पढ़ी, कॉमर्शियल बैंकिंग के बारे में पढ़ी। अब इससे आगे हम और भी टाइप के जो बैंक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंकिंग पढ़ी हमने, फिर नेशनलाइज्ड बैंकिंग पढ़ी, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ बैंक का। इससे पहले वाले वीडियो में बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात की गई, इससे पहले वाले क्लास में। तो जरा हम एक बार ये देख लें कि अभी और क्या हम बैंक के बारे में रह गया, बैंकिंग ढांचा भारत में कैसा है, ये देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें और क्या पढ़ना है।
तो बैंकिंग ढांचा भारत में कैसा है? बैंकिंग और मॉनेटरी सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी का अपेक्स बॉडी क्या है? आरबीआई है। भारत में मुद्रा और बैंकिंग को नियंत्रित करने वाली भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था क्या है? तो आप कहेंगे कि रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अधीन काम करता है। वित्त मंत्रालय के अधीन, वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, जो कि भारत में मुद्रा की आपूर्ति या किसी भी तरह से मॉनेटरी अफेयर्स, चाहे वो आपूर्ति से संबंधित हो, चाहे वो मूल्य से संबंधित हो, या उसके इश्यूइंग से रिलेटेड कोई बात हो, तो पूरा मॉनेटरी कंट्रोलर कौन है भारत में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और वही भारत में बैंकिंग को भी कंट्रोल करता है। तो बच्चों फिर बैंक हैं कितने, कौन कौन से बैंक हैं, और आप किन किन के बारे में पढ़ चुके हैं, किन के बारे में पढ़ना है? तो आरबीआई हमने कहा कि बैंकिंग को कंट्रोल करने वाली सबसे अपेक्स संस्था है, सबसे हायर बॉडी है, सबसे उच्च संस्था है, जो कि क्या करती है? बैंकिंग और मॉनेटरी अफेयर्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, डायरेक्ट करती है, निर्देशित करती है, प्रबंधित करती है, नियंत्रित करती है, विनियमित करती है। कौन करता है ये सब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन से बैंक हैं जिनको ये विनियमित, निर्देशित, नियमित, विनियमित कर रहा है? तो जरा समझते हैं कौन कौन से बैंक भारत में पाए जाते हैं। सबसे मेजर टाइप ऑफ बैंक जिसे आप कहते हैं, दैट इज कॉमर्शियल बैंक। आप इनको क्या कहते हैं बच्चों? आप इनको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक, है ना, वाणिज्यिक बैंक। ये दरअसल बैंकिंग का सबसे पुराना मॉडल है, सबसे पुराना मॉडल है। जब बैंक संस्थागत नहीं हुए थे, या यूं कह लो कि जब इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग नहीं होती थी, इंडिविजुअल बैंकिंग होती थी। इंडिविजुअल बैंकिंग बच्चों क्या होती है? शैडो बैंकिंग होती है। जैसे आपके गांव में कोई साहूकार हो, कोई सेठ हो, कोई सराफ हो, ये क्या करता है? आपको पैसे लोन दे सकता है। मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं ब्याज पे पैसे देने का काम करते हैं, तो ये इनसे आप पैसे ले सकते हैं। ये पैसे आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे? ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे देंगे, लेकिन फिर भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये कई बार तो 2-3% महीना के हिसाब से लेते हैं। कई बार ये इनकी ब्याज दर 48-50% तक जाती है। मतलब आपने 100 रुपए लिए तो 1 साल बाद आपको 150 रुपए वापस करने पड़ेंगे, 10,000 लिए तो 15,000 वापस करने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनके बारे में न सरकार को कुछ पता होता है, न कि इनके लिए कोई नियम बना होता है। इसलिए ये तरह तरह के अत्याचार ऋण ग्रहणकर्ताओं पर, ऋण लेने वालों पर करते हैं। तो ये बहुत पुराना मॉडल है। यही मॉडल व्यवस्थित संगठित होकर किस में आया? वाणिज्यिक बैंक में। ये पैसे क्यों दे रहा है? ये जो व्यक्ति है, ये साहूकार है, ये पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि इस पैसे पर इसको मोटा मुनाफा हो रहा है। ये मोटा मुनाफा कैसा हो रहा है बच्चों? ये ब्याज के रूप में हो रहा है। तो ये वाणिज्यिक बैंक क्या कर रहा है? ये वाणिज्यिक बैंक भाई मोटा मुनाफा नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल किया गया है आरबीआई के द्वारा। लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? यह भी मुनाफे के लिए ही कार्य कर रहा है। तो वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था के सबसे पुराने अंग हैं, और वैश्विक स्तर पर इनकी पकड़ है। वैश्विक स्तर पर इसी तरह की बैंकिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये बैंक क्या होते हैं? ये ग्राहकों से लोन लेते हैं और ग्राहकों को लोन देते हैं। बीच में ये क्या करते हैं? इसको इंटरेस्ट देते हैं, इससे इंटरेस्ट लेते हैं, लेते जाता है, देते कम है, तो बीच में इनका प्रॉफिट मिलता है। गेटिंग द पॉइंट? जितने भी बैंक आप जानते हैं, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कैसे कैसे बैंक्स हैं? ये सब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कहे जाते हैं। शेड्यूल कौन से बैंक हैं? शेड्यूल वो बैंक हैं जो आरबीआई की शेड्यूल 2E में, आरबीआई एक्ट 1934 की शेड्यूल 2E में लिस्टेड है।
वो सारे के सारे बैंकों को हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक बच्चों कौन से हैं? जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं, लाभार्जन के लिए काम कर रहे हैं, जनता से जमाओं को लेते हैं, जमाओं पर कम ब्याज देते हैं, और जब उसी जनता को ऋण देते हैं तो उससे ज्यादा ब्याज लेते हैं, अंतर का ये मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसे बैंकों को हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, जो वाणिज्यिक उद्देश्यों से काम कर रहे हैं। दो तरह के बैंक इसमें पाए जाते हैं। एक को आप सरकारी बैंक कहते हैं, या इनको आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं, और एक है जिन्हें आप निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं। हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड? तो पहले ये कितने थे? पीछे हमने पढ़ाया है, पीछे का लेक्चर देख लें। नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, नेशनलाइज्ड बैंक होते क्या है, नेशनलाइजेशन कैसे किया गया, कौन कौन से कानून पास किए गए, पहले कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, बाद में कितने का किया गया, कितनी बार में नेशनलाइजेशन हुआ 1949 से लेकर 2018 तक, 2019 तक क्या क्या उसमें, 2020 तक उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं बैंकिंग ढांचे में, अभी साल तक क्या क्या चेंजेज आए हैं, वो सब उसमें कवर किया गया है। तो आप इसको जरूर से जरूर देख लेंगे वीडियो, नेशनलाइजेशन वाला। ओके। दूसरे तरह के बैंक कौन से हैं? दूसरे तरह के बैंक जैसे कुछ सीधे सरकारी बैंक है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जैसे, इस तरह के जो बैंक है वो क्या है? सरकारी बैंक है। ये कॉमर्शियल बैंक, आईडीबीआई की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी विकास बैंक की बात अलग से करेंगे। निजी क्षेत्र के बैंक दो तरह के हैं, देसी हैं और विदेशी हैं। आर्थिक सुधारों के क्रम में निजी बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई। हमने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक इज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में इसको एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, पहले ये यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। तो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, विदेशों के बैंक हैं, और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो बच्चों ये है वाणिज्यिक बैंक, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहे हैं। दो तरह के हैं, सरकारी है, निजी है। सरकारी में नेशनलाइज्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आते हैं, और निजी में क्या है? देसी और विदेशी बैंक आते हैं। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके एसोसिएट्स थे, और 2018 के बाद केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इनको हम कहाँ रख रहे हैं? इनको हम सरकारी बैंकों की श्रेणी में रख रहे हैं। निजी बैंकों की श्रेणी में वो है जिन पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का है, 50% से अधिक हिस्सेदारी, 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी, इसलिए उसको हम निजी क्षेत्र के बैंक कह रहे हैं। उसमें देसी और विदेशी दोनों हैं। जिनकी ओनरशिप भारतीयों के पास है उनको हम देसी बैंक कहते हैं, जिनकी ओनरशिप विदेशियों के पास है उनको हम विदेशी कहते हैं। रेशियो मस्ट बी 51-49, जिधर 51 रहेगा उसका माना जाएगा। तो ये है वाणिज्यिक बैंक। इसके अलावा हमने बात करी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, क्या उनकी भूमिका है, वर्तमान समय में उनकी क्या स्थिति है, क्यों वो इतने घाटे में हैं, और उनको क्यों सरकार बंद कर रही है क्रमशः, और उनको क्यों उनके पेरेंटल बैंक में मर्ज किया जा रहा है, सब पर हम लोग डिटेल से चर्चा पीछे कर चुके हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय स्तर पर बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में हम लोग कर चुके हैं पीछे, आप पीछे की वीडियोज को देखेंगे तो आपको मिलेगा ये बात। तीसरी तरह के बैंक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ये एक डिफरेंट टाइप के बैंक हैं, जरा इनके बारे में आज हम जानेंगे। और चौथे टाइप के बैंक जो हैं उनको डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ये विकास के लिए काम करते हैं और ये रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते हैं। रीफाइनेंसिंग का मतलब है पुनर्वित्तीयन करते हैं। पुनर्वित्तीयन का मतलब होता है कि किसी भी संस्था द्वारा किए गए फाइनेंस को ये फिर से फाइनेंस कर देते हैं। जैसे मान लो कि ट्रैक्टर खरीदना है आपको ट्रैक्टर खरीदने के लिए कहीं से भी लोन मिल सकता है। कॉमर्शियल बैंक दे सकता है आपको आरआरबीज दे सकते हैं, या आपको कोऑपरेटिव्स दे सकते हैं ना, कहीं से भी लोन मिल सकता है। लेकिन ट्रैक्टर किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर से। और भारत में एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो मान लीजिए कि किसी कॉमर्शियल बैंक ने किसी वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए ट्रैक्टर खरीदने पर दिए, तो वो कमर्शियल बैंक नाबार्ड से चाहे तो 5 करोड़ रुपए मांग सकता है, लेकिन नाबार्ड एडवांस नहीं देगा। जितना अमाउंट आपने फाइनेंस किया है उतना अमाउंट आपको रीफाइनेंस कर सकता है वो।
है ना। तो ये व्यवस्था जो है, ऐसे बैंकों को हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ये रिफाइनेंसिंग का काम करते हैं। इनके बारे में भी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी कोऑपरेटिव एक ही शब्द है, और देखो कोऑपरेटिव जो है, आप नाम से ही लग रहा होगा कि कोऑपरेटिव है, इसमें एक से अधिक ओनर होंगे, क्यों, कोऑपरेट करके चलाया जाएगा ना ये, तो सहभागिता से संचालित किए जाते हैं। खैर, तो भारत में बैंकों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हैं? व्यावसायिक और सहकारी बैंक। अब आप सोचोगे कि यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कॉमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, और एक तरह से वो कॉमर्शियल बैंक से ही हैं, बस उनको कुछ विशेष तरह के रेगुलेशंस के अधीन रखा गया है। फिर आप कहोगे डेवलपमेंट बैंक कहाँ गया? तो डेवलपमेंट बैंक भी बैंकिंग नहीं है, क्योंकि बैंकिंग की परिभाषा एग्जैक्टली क्या है? बैंकिंग की परिभाषा एग्जैक्टली है कि बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है, एक वित्तीय संस्थान है जो लोगों से जमाओं को स्वीकार करता है और निवेश के उद्देश्य से लोगों को ऋण देता है। निवेश के उद्देश्य से ऋण देता है। तो देखिए, लोगों से जमाओं को स्वीकार कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट लेता है और निवेश के उद्देश्य से लोगों को ऋण देता है। तो जो भी इस काम को करता है वो सब बैंक है। जो इस काम को नहीं करता है वो नॉन बैंकिंग है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, लेकिन वो कैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन भारत में बैंकों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से वर्ग हैं? ये है व्यावसायिक बैंक, जिनकी बात हमने वाणिज्यिक बैंक के रूप में की, और दूसरे हैं सहकारी बैंक। जहां व्यावसायिक बैंक में कौन आएंगे? राष्ट्रीयकृत बैंक आएंगे, स्टेट बैंक समूह का मतलब जो उनके एसोसिएट बैंक्स थे उनको मिला के स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। लेकिन अभी एसोसिएट 2018 के बाद बचे नहीं, जितने भी एसोसिएट्स थे उन सभी को इसमें मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा निजी बैंक के क्षेत्र, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको कलेक्टिवली क्या कह सकते हो आप? इनको कलेक्टिवली कह सकते हो वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक। तो कह रहा है कि जहां व्यावसायिक बैंकों के पास बैंकिंग व्यवसाय का भारी हिस्सा है। अब आप देखिए ना कि अगर इतने सारे बैंकों को जोड़ लेंगे तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? भैया सारा बैंक तो यही है, और कौन बैंक बचा? तो बैंकिंग व्यवसाय का सबसे बड़ा भाग जो है वो संचालित किया जाता है या बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं का। और अगर हम मनी के टर्म में उस अमाउंट को समझें तो सबसे ज्यादा संचालन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, वहीं सहकारी बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाले स्थानीय स्रोतों, विशेषकर साहूकारों को हटाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन आज यह कृषि और सहायक गतिविधियों, गांव आधारित उद्योगों और कुछ स्तर तक शहरी केंद्रों की व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहकारी बैंकों का एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है। बच्चों, क्या क्या कर रहे हैं ये? वास्तव में क्या था? शुरुआत कैसे हुई? कोऑपरेटिव था, ये स्टेट लेवल पे स्टार्टिंग हुई इसकी, और बिल्कुल लोकल लेवल पे गांव में जाकर इन्होंने सहकारी संस्थाओं की स्थापना की। इन सहकारी संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य क्या था? साहूकारों के चुंगल से लोगों को बचाना। साहूकारों का चुंगल बड़ा मजबूत होता था और बहुत किसान उनके कार्ड से सुसाइड और इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। तो उनके चुंगल से लोगों को मुक्त करना, ये इनका उद्देश्य था। उनके चुंगल को अभी तक हम लोग नहीं हटा पाए हैं, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास जारी है
कि हम साहूकारों के चुंगल से लोगों को आजाद करें। तो स्थानीय ऋण स्रोतों के रूप में इनको विकसित किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके विकसित होकर ये क्या करने लगे, कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए ऋण दान करने लगे। गांव आधारित उद्योग, ग्रामीण उद्योगों के लिए ये ऋण देते हैं, और शहरों में भी व्यापार और उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे कर रहे हैं। इनका एक त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे नीचे पीसीएस होती हैं, उसके ऊपर डीसीसीबी होती हैं, उसके ऊपर एससीबी होती हैं। पीसीएस क्या है बच्चों? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, या इनको प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहा जाता है। प्राथमिक सहकारी संस्थाएं कहा जाता है, या प्राथमिक ऋण संस्थाएं। आप जानते होंगे इनके बारे में, जो लोग ग्रामीण गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे वो इनको समझ रहे होंगे कि ये कौन है। प्राइमरी कोऑपरेटिव, प्राथमिक सहकारी संस्थाएं कहा जाता है, या इन्हें प्राथमिक ऋण संस्थाएं कहा जाता है। फसल के बोते समय ये आपको बीज उपलब्ध करवाती हैं, ये आपको खाद उपलब्ध करवाती हैं, या आपको और भी तरह से असिस्ट करती हैं, और फसल तैयार होने के बाद आप पर जो ऋण बना है उसकी वसूली करती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होता है। एक तय समय के भीतर अगर आप इसका भुगतान करते हैं तो रेट ऑफ पेमेंट नहीं भी लगता है, जो है इंटरेस्ट रेट नहीं भी लगता है। तो प्राथमिक सहकारी संस्थाएं बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग के साथ गहरे से जुड़ रही हैं। उनसे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये जिला स्तर पे काम करते हैं। लेकिन आप ये न समझें कि जिला जैसे जैसे जिला स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक है तो फिर पूरे गांव में पूरे एरिया में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं। आप ऐसा नहीं समझें। आप ये समझें कि अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको रेगुलेट कर रहा है कौन? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। और बहुत सारे जिलों में जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है ये अलग अलग हैं, पर इनको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? एससीबी कर रहा है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल फेडरल मॉडल पे है, बिल्कुल संघीय ढांचे पे है ना। ये सब इंडिपेंडेंट सोसाइटीज हैं, और इन सब इंडिपेंडेंट सोसाइटीज को रेगुलेट करने वाला कौन आ गया? इनको रेगुलेट करने वाला आ गया ये पीसीएस है। इनके प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इनके ऊपर चले गए तो आपको डीसीसी भी मिल गया। और ऐसे कई सारे डीसीसी भी पूरे जिले में काम कर रहे होंगे। और इन सब को रेगुलेट करेगा कौन? इन सबको रेगुलेट करेगा एससीबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, है ना। तो ये सब इंडिपेंडेंट हैं, जैसे अलग अलग उनके अपने काम है, उनके अलग अलग प्रमोटर्स हैं, उनके अलग अलग सोर्स ऑफ मनी है। आप ये नहीं समझिएगा कि वो चेन है या ब्रांच है, ऐसा नहीं। इनका त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है और हर ढांचा एक दूसरे ढांचे को रेगुलेट कर रहा है। बस बात क्लियर कट समझ में आ गई। तो ये प्राथमिक ऋण संस्थाएं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों के नाम से इनका एक त्रिस्तरीय ढांचा है। बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम कर रही हैं। अब हम जानेंगे कि यूसीबी क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है। शहरों में जो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। तो जैसे आपने देखा कि आरसीबी हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनका आपने ढांचा देखा कि इस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे होते हैं, जरा देखिए कैसे काम करते हैं। शहरी क्षेत्र में प्राथमिक ऋण संस्थाएं, प्राथमिक ऋण संस्थाएं वही जिसको आपने पीसीएस कहा, प्राथमिक ऋण संस्थाएं वहां पे गांव में वो बैंक की तरह नहीं काम करती हैं। मैंने बताया वो कैसे काम करती हैं, बीज देती हैं, खाद देती हैं, इस तरह से करती हैं। लेकिन शहर में अगर वो हैं तो शहरी क्षेत्र में प्राथमिक ऋण संस्थाएं जो कुछ निश्चित निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, आरबीआई को शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखते होंगे भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक, राम राम कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह के बैंकों के नाम आपने सुने होंगे।
तो कुछ भी वो खोल देते हैं। या बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक, ये फलाना कोऑपरेटिव बैंक, ढिमकाना कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह के बहुत सारे नाम आपने सुने, अजीब अजीब नाम के बैंक आप सुने, है ना। तो वो सब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर, सॉरी, जो कि शहरी स्थानीय स्तर पर, स्थानीय शहरी स्तर मतलब लखनऊ में होगा तो लखनऊ में काम कर रहा होगा, जयपुर में होगा तो जयपुर में काम कर रहा होगा, पटना में होगा तो पटना में काम कर रहा होगा, दिल्ली में होगा तो दिल्ली में काम कर रहा होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं कि उसकी वर्ल्ड वाइड ब्रांचेज हों, उसकी नेशन वाइज ब्रांचेज हों, उसकी स्टेट वाइज ब्रांचेज हों, ऐसा नहीं है। स्टेट वाइड नहीं हो सकती, नेशन वाइड नहीं हो सकती, वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकती, लोकल लेवल पे वो काम करता हुआ हो सकता है, एक ही शाखा के साथ काम करता हुआ हो सकता है वो। तभी तो ये डूब जाते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा बैंकरप्सी के जो समाचार आपको मिलते हैं वो इन्हीं से मिलते हैं। और ये बैंक सबसे ज्यादा चर्चा में आते ही करप्शन के लिए हैं, डूबने के कारण आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि थोड़े से लोगों के नियंत्रण में रहते हैं और उनका बहुत व्यवस्थित ढांचा नहीं होता है। तो शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक ऋण संस्थाएं जो कुछ निश्चित निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, आरबीआई को शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो संबंधित राज्य के सहकारी संस्था कानून के तहत पंजीकृत होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का एक एक्ट है, सहकारी संस्था बनाने का अधिनियम है, कोई भी उसके आधार पर संस्था गठित कर सकता है। तो संबंधित, और ये हर राज्य में अलग अलग होगा, संबंधित राज्य के सहकारी संस्था कानून के तहत इनको रजिस्टर होना होता है और बैंकिंग नियमन कानून 1949 के तहत संचालित होगा। एकदम क्लियर कट समझ लीजिए बात को। ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, 1853 का है शायद, मतलब उसी पहले का है, इंग्लिश रूलिंग पीरियड का ही है वो। तो उस कानून के तहत इनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इन जब ये बैंकिंग करेंगे तो पूरे भारत में बैंकिंग रेगुलेशन के लिए जो कानून है उसके माध्यम से उनको काम करना होगा। और बैंकिंग रेगुलेशन के लिए क्या कानून है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। तो जो भी भारत में बैंकिंग करेगा उसको इस अधिनियम के अधीन ही काम करना पड़ेगा। तो बैंकिंग नियमन कानून 1949 के तहत संचालित होता है सहकारी बैंक भी। और इस तरह से ये कैसी बात हो गई? ये दोहरे नियामक नियंत्रण में होते हैं। बाकी बैंकों को खोलने के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? बैंकिंग आरबीआई के पास। इनको खोलने के लिए कहाँ करवाना होगा? सहकारी संस्था एक्ट में करवाना होगा। जो रजिस्ट्रार होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रार कहते हैं उसको, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस, तो आरसीएस के पास वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर बैंकिंग लाइसेंस के लिए आरबीआई को अप्लाई करेंगे। फिर वो बैंकिंग नियमन कानून के तहत उनको रेगुलेट करके बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग राइट उनको दे देगा। तो क्या हो गया बच्चों? ये दोहरा नियामक नियंत्रण हो गया। इन बैंकों के प्रबंधकीय पक्ष, पंजीकरण, प्रबंधन व्यवस्था, नियुक्ति, एकीकरण का नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है, जबकि बैंकिंग से जुड़े मुद्दे आरबीआई के नियंत्रण में रहते हैं। तो क्या हो गया? दोहरा नियंत्रण हो गया। अब खेल बिगड़ेगा। दोहरे नियंत्रण के कारण ही प्रायः इनमें आप अक्सर सुनते हैं कि फला कोऑपरेटिव बैंक घाटे में चला गया या वो बैंकरप्ट हो गया। जैसे अभी लखनऊ में सहारा श्री का बैंक था, वो डूब गया। अभी वो पीएमसी बैंक डूबा, है ना। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक करके नाम था, वो डूब गया था, तो बड़ी दिक्कत हुई। तो बहुत सारा इस तरह से बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंकों में डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका रेगुलेशन उल्टा सीधा रहता है और बहुत वहां पर करप्शन रहता है। पारंपरिक रूप से यूसीबी का कार्यक्षेत्र महानगरों, शहरी या अर्ध शहरी केंद्रों तक सीमित रहता है और ये छोटे ऋणकर्ताओं की जरूरतें पूरी करती है, जिससे एमएसएमई, खुदरा व्यापारी, छोटे उद्यमी, पेशेवर और वेतनभोगी वर्ग शामिल होता है ना। या कौन को, किसको किसको? एमएसएमईज को देते हैं। एमएसएमई कौन है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। आगे आएंगे हम लोग, इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि ये क्या है, एमएसएमई क्या है ना। अभी इतना समझो कि कुछ उद्योग हैं जिनको हम माइक्रो
इंडस्ट्री मानते हैं, कुछ है जिनको स्मॉल कहते हैं, कुछ है जिनको हम मीडियम कहते हैं और कुछ को लार्ज कहते हैं। तो भारत में उद्योगों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। इसमें से जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए लोन देने का काम या इस तरह के काम में ये इन्वॉल्व रहते हैं। खुदरा व्यापारियों को ऋण देते हैं, छोटे उद्यमियों को ऋण देते हैं, पेशेवर और वेतनभोगी वर्ग को भी ऋण देते हैं। हालांकि ऐसी कोई औपचारिक बाध्यता नहीं है और यूसीबी उस पूरे जिले में व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें वो पंजीकृत हैं। मान लीजिए कि कोई लखनऊ शहर में पंजीकृत हुआ है तो पूरे जिले में व्यापार कर सकता है, इंक्लूडिंग ग्रामीण क्षेत्र, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई औपचारिक बाध्यता नहीं है कि एमएसएमई को ही लोन दें, खुदरा व्यापारियों को, किसी को भी दे सकते हैं और पूरे जिले में भी व्यवसाय कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय कर सकते हैं। और अगर इनके पास 50 करोड़ तक के जमा है या उससे अधिक, 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो जिन यूसीबीज के पास 50 करोड़ या उससे अधिक की जमाएं आ रही हैं या आई हैं और प्रबंधन अच्छा है, कोई घपले घोटाले के चांस कम है, तो उन्हें अन्य राज्यों में भी काम करने के लिए लाइसेंस देता है आरबीआई, लेकिन कुछ निश्चित शर्तों के साथ। अगर उनको स्टेट के अंदर करना है तो दूसरी ब्रांच खोलने के लिए फिर वही स्टेट में जाना है और इसी तरह से काम करना है। तो बात समझ में आ रही है। चूंकि वे आरबीआई अधिनियम 1934 द्वितीय अनुसूची के तहत आते हैं, इसलिए उनके कुछ अधिकार और दायित्व हैं। हमने पीछे बताया आपको कि जो भी शेड्यूल 2E के तहत, शेड्यूल 2E है ना, उसके तहत जो भी लिस्टेड है उनको अनुसूचित बैंक कहा जाए। अनुसूचित का मतलब होता है किसी सूची में लिस्ट किए गए होंगे, सूचित किए गए होंगे, है ना। तो सॉरी, ये सूची कौन सी है, जिस सूची में लिस्ट किए गए हैं वो सूची कौन सी है, वो सूची है शेड्यूल 2E आरबीआई एक्ट 1934 की। तो ये बात है ना। तो इसलिए इनके पास कुछ अधिकार और दायित्व हैं। इनके अधिकार क्या है? आरबीआई से फिर से पैसा और ऋण पाने का अधिकार है। और दायित्व इनके क्या हैं? आरक्षित नकदी बनाए रखना, मुनाफे को आरबीआई को जमा करना आदि, है ना। जैसे इन पर भी सीआरआर, एसएलआर और ये सब जो नियम है इन पर लागू होते रहेंगे। ये इनके दायित्व हैं। और इनके अधिकार क्या हैं? ये भी आरबीआई से ऋण ले सकते हैं क्योंकि ये भी शेड्यूल्ड बैंक हैं। तो आरबीआई जो भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उनको बैंक रेट पे ऋण देती है, रेपो रेट पे ऋण देती है। तो वो सारी चीजें इनके साथ भी लागू होती हैं। डीसीसीबी और एससीबी मतलब जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक, ये दोनों क्रमशः जिला स्तर और राज्य स्तर पर काम करते हैं। किसी भी जिले में एक से अधिक डीसीसीबी नहीं हो सकता और कई सारे डीसीसीबी एससीबी को रिपोर्ट करते हैं। पहले आरबीआई के निरीक्षण में था, बाद में यह काम नाबार्ड को सौंप दिया गया। तो अब ढांचा कैसा बन गया बच्चों? अब ढांचा बन गया डीसीसीबी। अब एक जिले में तो एक से अधिक डीसीसीबी नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग जिले में अलग अलग डीसीसीबी हो सकते हैं। और अलग अलग जिले के अलग अलग डीसीसीबी को कौन कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा, इनको स्टेट लेवल पे कौन कंट्रोल कर रहा है? स्टेट लेवल पे इनको कंट्रोल कर रहा है एससीबी। और एससीबी जुड़ा हुआ है किससे? एससीबी जुड़ा हुआ है नाबार्ड के साथ। नाबार्ड इसको रेगुलेट कर रहा है। बड़ी दिक्कत है बेचारों के पास, कितने सारे तो इनके पास नियम रहते हैं, कितने सारे दबाव रहते हैं। तो इसलिए बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाते, बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं इनकी, कैसे समस्याओं से घिरे हुए हैं, जरा समझिए। इनकी समस्याएं हैं, सहकारी बैंक भारत में वित्तीय ढांचे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनमें बहुत कुछ गहरी कमियां भी मौजूद हैं। हम संक्षेप में उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला मुद्दा क्या है? विनियमन सबसे बड़ा मुद्दा है। विनियमन बच्चे बोले तो क्या हुआ? रेगुलेशन। रेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। बहुत समस्या है इनके साथ। देख रहे हो आप कितने सारे लोग इनके ऊपर तलवार लेके खड़े रहते हैं।
तो विनियमन सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह दोहरे नियामकों के नियंत्रण में रहते हैं। यूसीबी, आरबीआई और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस के तहत आते हैं, जबकि डीसीसीबी और एससीबी नाबार्ड, आरबीआई और आरसीएस के तहत आते हैं। देखा आपने, अगर आपको डीसीसीबी खोलना है तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जाओ, वो भी अपना देखते रहेंगे कि आपने क्या किया, कैसे किया, उनके पास भी रिपोर्ट आपको भेजनी है। फिर आपको जो बैंकिंग एक्टिविटीज करनी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत करनी है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है, वो भी आप पर नियंत्रण रखेगी, है ना। और इसके अलावा बीच में नाबार्ड को भी डाल दिया है, तो कितने सारे हौच पौच कर दी है। यूसीबी में 2 कंट्रोलर, और जो स्टेट जो आरसीबी है उसमें 3 कंट्रोलर, तो बहुत सारा हौच पौच कर रखा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। विनियमन इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। इनको निश्चित तौर पर एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन सिस्टम डेवलप किए जाने की जरूरत है, ताकि इनमें बैंकरप्सी कम हो, या तो इनको समाप्त कर दें या फिर इनको पूर्ण बैंक के रूप में इनको स्थापित करें, ताकि इनमें जो पैसे लोग जमा करते हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो, पीएमसी जैसी घटनाएं बार बार ना हो। सरकारी बैंकों और राजनेताओं के नजदीकी संबंधों तथा उनके राज्य सरकार के तहत काम करने। अब क्या होता है, सहकारी बैंकों की एक और समस्या होती है, उनको राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध निर्मित करने होते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य के अधीन काम करना होता है और उन पर ज्यादा नियंत्रण बनाना होता है। आप देखते हैं कि आरबीआई के पास वैधानिक ताकत है, हालांकि सरकार भी उस पर कंट्रोल बढ़ा रही है, और अभी जो हाल फिलहाल में रिफॉर्म्स हुए हैं 2016 के बाद, जो रिफॉर्म हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम में, तो वो सारी चीजें क्या हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार आरबीआई की फंक्शनिंग पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि आरबीआई जो इंडिपेंडेंटली इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा था उस पर सरकार का भी नियंत्रण स्थापित हो। दरअसल सरकार का नियंत्रण जब भी होता है ना, तो वो राजनैतिक नियंत्रण हो जाता है, जहां पर चीजें ज्यादा खराब होने लगती हैं। तो यहाँ पर वही है, राजनैतिक नियंत्रण है, सरकार के तहत काम, दोहरी तिहरी निगरानी के कारण विनियमन प्रभावी नहीं है, और ज्यादातर सहकारी बैंकों में कौशल और विशेषज्ञता का भी अभाव रहता है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, एक स्तर पे काम करते हैं, तो इसलिए उनमें जो है कौशल और विशेषज्ञता का भी अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ज्यादातर स्तरों पर भर्तियों और नियुक्तियों का राजनीतिकरण होता है। व्यावसायिक बैंकों के लिए 90 के दशक के शुरुआत में आय की शिनाख्त और विवेक भरे जिन नियमों को शुरू किया गया था, उन्हें अभी इस क्षेत्र में लाना है। आय की शिनाख्त का मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम जानना, केवाईसी के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने का सिस्टम जितना बेहतरीन उन बैंकों में है, क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशन के अधीन काम कर रहे हैं, आरबीआई की डायरेक्ट रेगुलेशन के अधीन काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि आय की शिनाख्त नहीं हो पाती, तो कई बार 2 नंबर के पैसे भी यहाँ आते हैं। तो राजनेताओं के 2 नंबर के पैसे कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से मैनेज किए जाते हैं। मतलब ये बात कोई मैं आरोप के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, किसी भी राजनेता को कुछ नहीं कह रहा हूँ। पॉइंट इज दिस कि जो भी नंबर 2 के धन है उनमें भी ये डील कर ले जाते हैं इस तरह से, क्योंकि इन पर उतना ज्यादा कठोरता से आरबीआई रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी लागू किया जाना चाहिए, ऐसा पॉइंट है ये। सहकारी बैंक खबरों में अक्सर फर्जीवाड़े की वजह से रहते हैं। संघीय प्रवृत्ति के ढांचे जिसमें कई नियामक संस्थाएं हैं में इन बैंकों को उचित मानकों के साथ चलाना मुश्किल हो गया है। इस बीच भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सहकारी बैंकों को मूल बैंकिंग ढांचे के दायरे में लाया जाए। 2017-18 के बजट में ऐसे अनाउंसमेंट्स
हैं। मूल बैंकिंग ढांचे के तहत ग्राहक बैंक की सभी शाखाओं में सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएस के तहत सिर्फ उसी शाखा में जहां उनका खाता है की बाध्यता नहीं रहती, इससे वो बैंक के ग्राहक बनते हैं, ब्रांच के ग्राहक नहीं बनते हैं। लेकिन चूंकि इनकी ब्रांचेज उतनी नहीं, सीबीएस जो होता है बच्चों उसको कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बैंक की मान लीजिए दिल्ली के मुखर्जी नगर बैंक की शाखा में आपका, दिल्ली के मुखर्जी नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में आपका अकाउंट है। अब इस अकाउंट को आप मुंबई की बोरीवली शाखा से भी ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत सारे अकाउंट, सारी ट्रांजैक्शन, सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन संचालित की जा सकती हैं। इसके चलते आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। ये सुविधा कुछ इस तरह से हो जाती है कि आप बैंक के कस्टमर होते हैं, ब्रांच के कस्टमर नहीं होते। आप एसबीआई के कस्टमर हैं, एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपनी सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन के माध्यम से होती है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है? आपका एक कोर ब्रांच है और वो सभी जगहों से उसको ऑपरेट किया जाता है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन कोर किसी पर्टिकुलर जगह पे है, किसी पर्टिकुलर सर्वर के साथ है वो, और आप उस पर्टिकुलर सर्वर से सारी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं और आप आसानी से उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे नहीं पॉसिबल होगी इतना, तो इसको अगर हम इस तरह से डेवलप करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि ज्यादा ग्राहक सुविधाएं बढ़ सके। सहकारी बैंकों के बेहतर विनियमन को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा आरबीआई को अधिक शक्ति देने का निर्णय लेते हुए मार्च 2020 में एक बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया, पीएमसी घोटाले को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए। फिर से सुनो, सहकारी बैंकों को बेहतर विनियमन देने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को अधिक शक्ति दी जाए। सहकारी बैंकों के रेगुलेशन में आरबीआई को और पावर दी जाए, ऐसा कानून बनाया जा रहा है। और वो क्या नाम है उसका? बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। पीएमसी घोटाले के बाद इसे लागू किया गया। तो इस पहल के पीछे हाल के सहकारी बैंक घोटाले एवं संबंधित अनियमितताओं को माना जा रहा है। सहकारी बैंकों के परिचालन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का समावेश किया गया है, जैसे इनके प्रबंधन में व्यावसायिकता लाना, पूंजी के लिए इसकी पहुंच को बेहतर बनाना, इनके प्रशासन अभिशासन संबंधी पहलुओं में सुधार करना और इन्हें मजबूत बैंकिंग व्यवहार की ओर अग्रसर करना। ये सारी चीजें रिफॉर्म करने में आरबीआई इनको कैसे हेल्प करेगा, आरबीआई कैसे इनको रेगुलेट करेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, जिसमें आरबीआई को ज्यादा पावर देने की बात की गई। बच्चों, आज के सेशन के दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं वित्तीय क्षेत्र में सुधार। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम कुछ हिस्सा इसका आज कवर करेंगे, कुछ हिस्सा इसका हम कल कवर करेंगे, तो इसको हम क्रमशः जारी रखेंगे। वित्तीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें 1990 के बाद जो एलपीजी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में हमने बच्चों क्या किया? 1990 के बाद एक इकोनॉमी मॉडल डेवलप किया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हमने टारगेट किया। हमने क्या कहा? एक ऐसी इकोनॉमी है, एलपीजी इकोनॉमी है, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज इकोनॉमी है। अब ये लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज इकोनॉमी को सही से फंक्शन करने के लिए जो आर्थिक आधारित संरचना चाहिए उसको भी तो प्रोवाइड करना होगा। और इसके लिए जो पहले से व्यवस्था चल रही है, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र में है, बैंकिंग क्षेत्र में है, मॉनेटरी क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में है, निश्चित तौर से उसमें बदलाव लाना होगा। तो वित्तीय क्षेत्र में बहुत व्यापक सुधार समायोजित किए गए। 1990 के बाद, 1991 के बाद हमने जिस तरह के आर्थिक मॉडल को भारत में विकसित करने का प्रयास किया,
उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुत व्यापक सुधार किए गए। क्योंकि आप बस कागज पे लिख दो भाई हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये पर्याप्त नहीं कि आपने लिख दिया और बस आप लिबरलाइज हो गए, प्राइवेटाइज हो गए, ग्लोबलाइज हो गए। बल्कि क्या करना होगा, लिबरलाइजेशन के लिए आपको बहुत सारे रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे। क्या रिफॉर्म होंगे, कानूनों में सुधार करना पड़ेगा, लाल फीताशाही को बंद करना पड़ेगा, मिनिमम गवर्नमेंट विद मैक्सिमम गवर्नेंस पे आना पड़ेगा, मोदी जी के नारे पे आना पड़ेगा, मिनिमम गवर्नमेंट विद मैक्सिमम गवर्नेंस। मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब आपको अधिकतम सुविधाएं मिलेंगी, मिनिमम गवर्नमेंट मतलब कि सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिया जाएगा। प्राइवेटाइज करोगे तो प्राइवेटाइज में भी रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे हमको प्राइवेटाइज करना है। एक दिन उठा के भक्त से बेच दिया कंपनी, वो तो ठीक नहीं हुआ ना। उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसके साथ भी आपको बेहतर रणनीति के साथ करना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन की रणनीति कैसी बनेगी, उसमें कैसे रिफॉर्म काम करेगा, ग्लोबलाइजेशन के लिए भी आपको बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो 1991 के बाद बहुत सारे रिफॉर्म लागू हुए। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर में किए गए रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, क्रमशः इसको आगे बढ़ाएंगे। वर्ष 1991 में शुरू हुई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को पुनर्परिभाषित कर दिया, है ना। आने वाले समय में विकास के लिए अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ज्यादा निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेटाइज इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ज्यादा अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट होगी। विकास के प्रति इस बदले हुए नजरिए को अर्थव्यवस्था के निवेश ढांचे के संपूर्ण निरीक्षण की जरूरत थी। कहां से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, पैसा डूबेगा तो नहीं। सरकार के पास आता था तो सरकार एक ज्यादा लायबल है और सरकार के पास ज्यादा विश्वसनीयता है। लेकिन अब हमारा पैसा है, हमने बैंक में दिया, बैंक ने प्राइवेट सेक्टर को दिया, प्राइवेट सेक्टर ने डुबा दिया पैसे, बैंक ने कहा हमारे पास है नहीं, हाथ खड़े कर दिया, अब हम कहां जाए। तो निश्चित तौर पर कुछ रिफॉर्म होने की जरूरत होगी। निवेश ढांचे में भी हम कहां जाएं, अभी भी आप कहीं नहीं जा सकते हैं, है ना। पैसा बैंक डूबा तो समझ लीजिए कि फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए, बस बैठिए घर में आराम से, है ना। चक्का जाम करिए और कुछ नहीं कर सकते। चक्का जाम करिए, सड़कों पर उतर जाइए, विरोध करिए, जैसा कि आप देखते हैं कि लोग करते हैं। बाकी आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है 1 लाख रुपए से ऊपर के लिए। सरकार उसमें संशोधन करके 5 लाख रुपए करने के प्लान में है। तो भाई अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका फिर से तय होनी है। 1990 से पहले, 1991 से पहले सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था में, 1991 के बाद सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आया। तो उस बदले हुए दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था के निवेश ढांचे में संपूर्ण निरीक्षण की जरूरत थी। निजी क्षेत्र वित्तीय प्रणाली से भारी विनियोज्य पूंजी की मांग करने जा रहा था। किससे मांग कर रहा है? वित्तीय प्रणाली। वित्तीय प्रणाली बोले तो बच्चा कौन? मेरे प्यारे भोले भाले लड्डुओं, वित्तीय प्रणाली का मतलब होगा बैंकिंग ढांचा, है ना। बैंकिंग ढांचे को हम वित्तीय प्रणाली आप कह सकते हैं, वही पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। तो अब निजी क्षेत्र बैंकों से ज्यादा पैसा मांगेगा। अब जब ज्यादा पैसा मांगेगा तो समस्या होगी। समस्या होगी कि कैसे पैसे को रेगुलेट किया जाए, सरकार उस पर कैसे अपनी निगाह बनाए रखे, बहुत सारी बातें होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट, अब निजी क्षेत्र वित्तीय प्रणाली से भारी विनियोज्य पूंजी की मांग करने जा रहा था। इस तरह भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के पुनर्गठन की बढ़ती जरूरत को महसूस किया गया कि वित्तीय प्रणाली को पुनर्गठित किया जाए, इसकी आवश्यकता लोगों ने महसूस की। राष्ट्रीयकरण के बाद के 3 दशकों में, राष्ट्रीयकरण के बाद के 3 दशकों मतलब 2000 तक आते आते देश में बैंकिंग प्रणाली का वित्तीय और भौगोलिक विस्तार हुआ। पूरे भारत में फैल गए, शहरों से गांवों में फैल गए, कस्बों में फैल गए, गांवों तक उनकी ब्रांचेज हो गई, ये भी देखा गया, भौगोलिक विस्तार भी देखा गया। विदेशों में चले गए, भौगोलिक विस्तार देखा गया। 7 समंदर पार चले गए, भौगोलिक विस्तार देखा गया।
और बहुत सारा पैसा कहाँ, आप सोचिए कि 1969 में 50 करोड़ वाले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, 1980 में 200 करोड़ वाले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। आज के टाइम पे बैंकों का फायदा इससे ज्यादा का है। उनकी कुल एक्टिविटी को तो छोड़ ही दीजिए कि वो 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले हो गए हैं। तो बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय सामर्थ्य बढ़ा और भौगोलिक विस्तार भी हुआ। 80 के दशक के उत्तरार्ध में पता चला कि इसमें कुछ खास किस्म की कमियां आ गई हैं और यह महसूस किया गया कि उन्हें दूर किए बिना वित्तीय प्रणाली एक सक्षम और प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाएगी। हम बार बार बताते हैं कि जैसे आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में बैंक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो फिर आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं बन पाएगी, एनर्जी नहीं बन पाएगी। सेम हेयर कि अगर बैंकिंग ढांचा सही से काम नहीं करेगा, वित्तीय प्रणाली सही से काम नहीं करेगी तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए 14 अगस्त 1991 को वित्तीय प्रणाली पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसे वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं, वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं, कौन कौन से पहलुओं, ढांचा संगठन, कैसे स्ट्रक्चर है बैंक का उसको सुधारा जाए, उनका परिचालन संचालन की जो प्रक्रिया है उसमें कहाँ कहाँ खामियां हैं, ऑपरेशन में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं उनको सुधारा जाए। और इन सभी बातों पर सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 1993 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार शुरू किए गए। और इसके लिए क्या हुआ, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ मान्यताएं थी। उच्च स्तरीय समिति ने कुछ सुधारों का रिकमेंडेशन दिया और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें किस आधार पर थी ये भी हमें जानना चाहिए। तो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का आधार कुछ मान्यताएं थी। क्या मान्यताएं थी, जो बैंकिंग व्यवस्था का आधार है। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि इन मान्यताओं के लिहाज से समिति की सिफारिशें तार्किक लगती हैं। यह मान्यता कहती है कि बैंकों के संसाधन आम जनता से आते हैं और बैंकों द्वारा इस विश्वास के साथ रखे जाते हैं कि उन्हें जमाकर्ताओं के अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाए। इस मान्यता से स्वयं कई अर्थ निकलते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जो पैसे हमारे हैं, बैंक के पास जो पैसे आए, ये पैसे किसके हैं, पब्लिक के हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अब निजी क्षेत्र में पैसे जाएंगे, पहले सरकारी क्षेत्र में पैसे जाते थे तो बैंक जो है सरकार निवेश करती थी। 1991 के बाद ज्यादा निवेश कौन करने लगा, निजी क्षेत्र करने लगा। अब निजी क्षेत्र बैंकों से उधार लेगा तो बैंक निजी क्षेत्र को उधार देते समय ये जरूर ख्याल रखें कि जिन लोगों का, बैंक का तो अपना पैसा है नहीं, बैंक जो पैसे किसी रिलायंस को या अपने सहूलियत के हिसाब से किसी को ऋण दे रहा है वो पैसे तो हमारे आपके हैं और हमारे आपके पैसे को बैंक इस तरह से नियोजित करे जिससे जमाकर्ताओं को अधिकतम लाभ मिले, ऐसा कह रहा है उच्च स्तरीय समिति। और जब ये बात है तो आगे देखिए क्या हुआ, न सिर्फ निजी क्षेत्र पर इसने नियंत्रण बनाया बल्कि सरकार पर भी नियंत्रण बनाया। सरकार को भी आर्थिक नियोजन, सामाजिक बैंकिंग, गरीबी उन्मूलन इत्यादि के लिए आदि के लिए बैंकों के संसाधनों का इस्तेमाल करने के बहाने से राष्ट्रीय बैंकों की कर्ज चुकाने की क्षमता, स्वास्थ्य को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, आप समझें कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सरकार भी कई बार बैंकों से पैसे लेगी, किस उद्देश्य से लेगी, आर्थिक नियोजन के लिए लेगी, सामाजिक बैंकिंग, गरीबी उन्मूलन इत्यादि के लिए। बैंकों के संसाधनों पर कोई अतिरिक्त दबाव उसे निर्मित नहीं करना चाहिए। जैसे वो मान लो बैंकों को ऋण माफी करती है तो बैंकों की ऋण माफी या वो कई बार ऐसे स्कीम्स लॉन्च करती है, कहती है कि भाई ये जो है क्या है, स्टैंड अप इंडिया है, ये स्टार्टअप इंडिया है, ये फलाना ढिमकाना इंडिया है, कई सारा इंडिया खड़ा हो गया।
अब आप बैंकों के पास चले जाइए स्टार्टअप इंडिया के लिए, तो बैंक आपको बाहर दरवाजे से ही बाहर कर देते हैं। अगर आप जाइए कि भाई हमको स्टार्टअप इंडिया के लिए लोन चाहिए, स्टैंड अप इंडिया के लिए लोन चाहिए, और तमाम स्कीम है सरकार की, उनके लिए लोन चाहिए, तो बैंक हाथ खड़े कर लेते हैं। क्यों हाथ खड़े कर लेते हैं? क्योंकि वो किसी ऐसे इनिशिएटिव में पैसे नहीं लगाना चाहते जहां पर पैसे डूबने के चांस हो। अब ये सरकारी स्कीम है और सरकार भी इन पर दबाव नहीं बना सकती। ये समिति क्या कह रही है कि सरकार इस तरह का दबाव ना बनाएगी, गरीबी उन्मूलन के नाम पर बैंकों पर प्रेशर क्रिएट करे और बैंकों को फिर अपने संसाधनों को अनुचित तरीके से खर्च करना पड़े। सरकार को भी ये राइट नहीं है। यही कारण है कि जब आप लोन लेने के लिए बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक बहुत सारी तरह की आपको समस्याएं बताते हैं। इसके अलावा सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो बैंक की राशि को कम ब्याज पर ले। जैसे वो कहते हैं ना कि इतने ब्याज पर आपको मिलेगा, इतने ब्याज पर मिलेगा, तो उस पर ब्याज रिबेट देती है, फिर सरकार भुगतान करती है उसका। तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है वो बैंक की राशि को कम ब्याज पर ले और उनका इस्तेमाल अपने उपभोग व्यय के लिए करे। उपभोग या मतलब राजस्व घाटा या वित्तीय घाटे को कम करने के लिए करे, और इस तरह से जमाकर्ताओं से धोखा करे। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश का लक्ष्य क्या था? इन दो बातों को उसने बताया। किस लक्ष्य के साथ बताया? संचालन में एक हद तक लोचनीयता सुनिश्चित करना। लोचनीयता का मतलब कि ज्यादा इफेक्टिविटी के साथ वो काम कर पाए और ज्यादा सहृदयता के माहौल में काम हो जाए वहां, और उनके बीच में जो भी रेगुलेशंस हैं, चाहे वो आरबीआई के द्वारा है, चाहे वो सरकार के हस्तक्षेप की बात है, तो बैंकों पर उतना ही रहे जिससे बैंक अपनी गतिविधियों का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी प्रभावशीलता के साथ कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंतरिक स्वायत्तता होनी चाहिए। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन पर सरकार बहुत सारे रेगुलेशंस ना लगाए और कैबिनेट द्वारा उनके निर्णय ना लिए जाए, बल्कि उनका जो आंतरिक ढांचा है, मतलब बैंक का अपना जो ढांचा है डिसीजन लेने का, जैसे बैंक में जो बोर्ड मेंबर्स हैं और तमाम जो उनका अपना इंटरनल सेटअप है डिसीजन मेकिंग का, उनको ज्यादा इंडिपेंडेंस दी जाए, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय ले सकें। हालांकि सरकार लगातार उन पर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है, और अभी जैसे राइट ऑफ करना है, किसका लोन राइट ऑफ करना है, किसका नहीं करना है, पहले बैंक का आंतरिक ढांचा इस पर निर्णय लेता था, अभी सरकार इस पर निर्णय लेगी, ऐसा कानून बना दिया गया है। बैंकिंग कार्यों को काफी हद तक पेशेवराना बनाना, मतलब उनको ज्यादा प्रोफेशनल बनाना, है ना, ज्यादा अच्छा बनाना, ये भी इसकी एक सिफारिश थी। जो सीएफएस की सिफारिशें हैं, सीएफएस मतलब कि कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसकी हम लोग पीछे बात करें, वित्तीय प्रणाली, तो वित्तीय प्रणाली पर एक समिति जो बताई, हमने कहा कि वो सिफारिशें देती रहेगी और वो सिफारिशें कैसे आगे लागू की जाएंगी उस पर कैसे बातें होंगी। तो इसको एक बहुत डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स पर इन्होंने किया, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आज के स्लाइड में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सीएफएस की सिफारिशें जो हैं उनको मुख्यतः 5 बिंदुओं पर बांटा जा सकता है। पहला क्या था? प्रत्यक्ष निवेश पर आरबीआई ने मौद्रिक और ऋण नियंत्रण को मुख्य हथियार के रूप में सीआरआर को इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। इसके बजाय खुले बाजार के संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कल का वीडियो देखिए आप, ओपन मार्केट ऑपरेशन पर डिटेल से चर्चा की गई है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के संचालन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सीआरआर में पैसे ब्लॉक हो जाते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन में निवेश करने वाले बैंकों को थोड़ा बहुत लाभ भी मिल जाता है। सीआरआर को लेकर 2 प्रस्ताव दिए गए। सीआरआर को वर्तमान के ऊंचे स्तर पर 15% से धीरे धीरे कम करके 3 से 5% तक लाया जाना चाहिए। पीछे भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं सीआरआर को पढ़ते समय। आरबीआई को बैंकों के सीआरआर पर ज्यादा ब्याज देना चाहिए, जो आधारभूत न्यूनतम ब्याज दर से ऊपर और बैंकों के 1 साल के जमा के ब्याज के बराबर होना चाहिए। एसएलआर के बारे में सुझाव है कि वर्तमान के उच्च स्तर से 5 साल में न्यूनतम स्तर तक ले आना चाहिए। सरकार को यह भी सलाह दी गई थी
कि वह बाजार आधारित ऋण कार्यक्रम की दिशा में बढ़े ताकि बैंकों को एसएलआर निवेशकों के आर्थिक फायदे मिल सकें। इन सुझावों का उद्देश्य बैंक के पास धन की उपलब्धता बढ़ाना, बेकार पड़े धन को इस्तेमाल में लाना और बैंकों द्वारा ऋणों पर लिए जा रहे ब्याज की दर में कटौती करना था, है ना। तो ये सारी बातें इसके तहत की गई। प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम पर क्या कहा? इस उप शीर्षक के तहत सुझाव बैंकों द्वारा निजी क्षेत्रों के ऋणों की व्यवस्था के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। जो डायरेक्टली निजी क्षेत्र को ऋण दिए जाएंगे उनमें क्या रेगुलेशंस को रखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष ऋण योजना को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। समिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योग पहले ही विकसित और परिपक्व स्थिति में पहुंच चुके हैं और इन्हें किसी विशेष सहयोग की जरूरत नहीं है। 2 दशक तक ब्याज पर सब्सिडी पर्याप्त थी, इसलिए ब्याज दरों में छूट को समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्यक्ष ऋण पर नियमित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये कुछ कमजोर तबकों को असामान्य सहयोग का एक मामला होना चाहिए। इसके अलावा ये अस्थायी होना चाहिए, स्थायी नहीं होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जो है, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने की अवधारणा 25% देना पड़ता है, उसमें भी सुधार की बात उसने कही। तो पीएसएल की अवधारणा को परिभाषित करके उसे सिर्फ ग्रामीण भारत के कमजोर तबकों जैसी तक नहीं रखना चाहिए, जैसे कि अति गरीब किसान, ग्रामीण शिल्पकार, गांव और कुटीर उद्योगों, बहुत छोटे क्षेत्रों आदि को उसमें रखना चाहिए। 25% में कर दिया है कि पूरा ग्रामीण विकास और कृषि के लिए होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का जो अवधारणा है उससे बचना चाहिए। आगे कह रहा है कि पुनर्परिभाषित पीएसएल को बैंकों के औसत ऋण का 10% ही मिलना चाहिए प्राइमरी सेक्टर को, और पीएसएल की संरचना 3 साल बाद समीक्षा भी होनी चाहिए जैसे जैसे उस सेक्टर का डेवलपमेंट होता जाता है। तो बच्चों, सीएफएस की सिफारिशों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बैंकिंग क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म या बैंकिंग क्षेत्र में प्रस्तावित रिफॉर्म की बातों को समझाइए, या उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो ये सारे बिंदुओं को आप कोट कर सकते हैं। जरूर से जरूर इनको ध्यान दीजिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी क्लास को ध्यान से पढ़िए और अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन करें। आप अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन आपको बहुत कम पैसे में और फ्री में, बहुत सारा चीजें तो आपको फ्री में उपलब्ध हो रही हैं, बहुत क्वालिटी एजुकेशन आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर बेहतर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनअकैडमी के साथ जोड़ें और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, बहुत सिस्टमेटिक करने के लिए, बहुत अप टू द मार्क करने के लिए, बहुत बेहतरीन करने के लिए आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जाना चाहिए। और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को लेने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना चाहिए। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो ज्ञान रेफरल कोड हमारा यूज करें, इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा और आप अंत तक बने रहे। यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, सकारात्मक रहें, अपने आसपास खुशियां बिखेरें और एक बार मुस्कुरा दें। और फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।